तो आज के क्लास में हम लोग ये बीपीएससी जो टीचर के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से हमारे पास कुल मिला के 31 क्वेश्चंस जीएस का होगा जिसकी हम लोगों को स्टडी करनी है, डिस्कशन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पावापुरी में। यहाँ पे कुछ पॉइंट को हमेशा आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म हमारा है, इस जैन धर्म के तीर्थंकर यानी प्रचारक को ही हम लोग उनका सबसे महत्वपूर्ण गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर जो थे सबसे लास्ट 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम जो है ये वैशाली में है, ये वैशाली में है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और जहां तक बात रह गई पावापुरी में राजा सुस्तपाल के महल में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान था। और इनकी माता जो थी, ये जो लिच्छवी साम्राज्य उस समय हुआ करता था उत्तर बिहार में, वहाँ की जो शासक थे उनकी बहन थी। केटक नाम के शासक थे, उनकी बहन थी। तो इतनी जानकारी आपको महावीर के बारे में रखनी है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर ये निकला कि वेयर डिड महावीर द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म डाई। तो आंसर इसका होगा पावापुरी, वर्तमान में राजगीर के समीप है। वर्तमान में ये राजगीर के समीप है, जहाँ पे पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी राजा सुस्तपाल के महल में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। आंसर इसका करेक्ट है पाटलिपुत्र। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य शब्द का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। प्रारंभिक समय में मगध साम्राज्य नहीं बल्कि मगध एक महाजनपद हुआ करता था, महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सुत्त है, भगवती सुत्त। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। प्राचीन काल में जो इंडिया का भूभाग था 16 महाजनपद में बटा हुआ था। उस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में थे, 3 महाजनपद बिहार में थे। साउथ बिहार में एक, दक्षिण बिहार में था मगध। पूर्वी बिहार अगर मान लें कुछ हद तक तो ये एक दूसरा था अंग, भागलपुर और मुंगेर का इलाका वर्तमान का। और उत्तर बिहार में एक था वज्जी, वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली, इसकी पाटलिपुत्र और इसकी चंपा हुआ करती थी। 3 महाजनपद थे। बाद में चल के जो यहाँ के शासक थे मगध महाजनपद के, ये शक्तिशाली थे। इन्होंने अन्य सभी महाजनपद को एक एक करके अपने में मिलाया और इस तरह से ये मगध महाजनपद साम्राज्य में बदल गया। जहां तक बात रह गई कि इस मगध महाजनपद पर शासन करने की, तो थोड़ी सी बात मैं ये भी बता दूं आपको कि मगध महाजनपद पर सबसे पहले हड़यक वंश ने शासन किया। हड़यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन हुआ। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ। नंद, नंद के बाद मौर्य वंश का शासन हुआ। ये 4 महत्वपूर्ण है। हालांकि एक शुंग वंश भी आता है लास्ट में, लेकिन शुंग वंश तक मगध महाजनपद काफी कम हो चुका था। ये 4 वंश जो हैं इनको याद रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक का शासन हुआ था। तो इस तरह से पाटलिपुत्रा जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। वैशाली, ये वज्जी उस समय एक जो
उत्तर बिहार का महाजनपद था, उसकी राजधानी थी वैशाली, और इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र यहीं स्थापित हुआ था। विश्व का प्रथम जो गणतंत्र है, गणतंत्र, वो यहीं पे स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है कि मगध, अंग और बज्जीबे जो 3 महाजनपद बिहार में थे, उसमें से मगध और अंग जो जनपद थे, ये मगध और अंग जनपद यहाँ राजतंत्र था। राजतंत्र यानी राजा का शासन, और वज्जी में था जनतंत्र, जनता का शासन। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और राजा यहाँ पे कार्य किया करते थे। तो इस तरह से ये पॉइंट हुआ। मुजफ्फरपुर तो ही वर्तमान में बिहार का एक प्रमुख शहर है, और ये एक तरह से आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। ताम्र रथ, तांबे का रथ, कॉपर रथ। हड़प्पन पीरियड कॉपर चैरियट वॉच फाउंड इन। करेक्ट आंसर इसका है दैमाबाद। अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात होती है, तो इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो इसके कुल 4 क्षेत्र आपको मिलेंगे। इस तरह से जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, ये पूरब में आलमगीरपुर तक थी। इसका आलमगीरपुर जो कि यूपी में है अभी, आलमगीरपुर। वेस्ट की तरफ जाए तो ये बलूचिस्तान, में सुत गोंडकर, कुछ इस तरह का नाम था, यहाँ तक है। ठीक है, दक्षिण में यही दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। और उत्तर में अगर आप देखें, नॉर्थ में, तो ये जम्मू एंड कश्मीर, मांडा। ये आपको जो इसकी चौहद्दी है चारों ओर की, वो आपको याद रखना है कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी वो इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। कहा जाता है कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व ये सभ्यता भारत में विकसित हुई थी। सबसे खास बात यह है कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी, ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये भी आपको याद रखना है। अर्बन सिविलाइजेशन था यहाँ पे, रूरल सिविलाइजेशन नहीं था। नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उस समय की जो भी समकालीन सभ्यताएं रही थी हड़प्पा काल के टाइम पे दुनिया के अन्य देशों में, उन सभी सिविलाइजेशन से ये एक मामले में अलग थी, उन्नत थी, और वो था इसका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम या निकास प्रणाली, पानी के निकास की जो व्यवस्था वहाँ की गई थी, ये दुनिया के किसी और भी सिविलाइजेशन में उस समय पाई नहीं जाती है। ये सबसे खास बात थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ग्रिड सिस्टम भी उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो शहर था वो ग्रिड सिस्टम पे बसा हुआ था। सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, और यहाँ पे आवास होते थे, यहाँ पे आवास होते थे, यहाँ आवास होते थे, यहाँ पे आवास होते थे। ये सारी कहानी वहाँ पे हुआ करती थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके ये कुछ इंफॉर्मेशंस थे जो हमने आपको दिए। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थल हैं। भारत में सबसे अधिक स्थल गुजरात में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक जो स्थल है वो गुजरात में पाया गया है। वो पाया गया है गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात में पाया गया है। राखी गढ़ी जो है, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ये हिसार में है, हिसार हरियाणा में, जैसा कि आप जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो अ, सबसे बड़ी जो स्पॉट है अ, हड़प्पा काल की, वो राखी गढ़ी ही है। सबसे बड़ा भारत में राखी गढ़ी है। ठीक है, कुनाल ये एक्चुअली में फतेहाबाद, ये हरियाणा हिसार के ही निकट है, हरियाणा में। यहाँ पे ये स्थल है। जहाँ तक बात है
कुणाल से, तो यहाँ पे कई सारे ज्वेलरी आभूषण प्राप्त हुए हैं, जैसे कंगन हो गया, बैंगल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये सोने और चांदी के। राखी गढ़ी जो है, यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्न को रखने के लिए भंडार बनाए गए थे। इसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि राखी गढ़ी से एक और चीज प्राप्त हुई है, और वो है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्राचीर, मतलब सेफ्टी के लिए वहां पे दीवारें बनाई गई थी, ऐसा प्रमाण राखी गढ़ी से निकल के आता है। ठीक, तो तांबे का रथ दैमाबाद से हो गया, कुनाल में ये ज्वेलरी वगैरह हो गई, फतेहाबाद हिसार में है, ये राखी गढ़ी सबसे बड़ी है स्पोर्ट, हिसार में है, यहाँ अन्नागार और सुरक्षा के लिए प्राचीर मिले हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि इनको जिंक, सॉरी, कॉपर और टीन, तांबा और टीन को मिला के जो कांसा होता है, कांसा, इसको बनाने का टेक्निक इनको पता था, क्योंकि कई सारी कांस्य की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है यहाँ पर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता में तो ये एक उन्नत सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? प्रश्न यह है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर। आंसर तो आपने देख लिया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं इसमें से दिखा दूं, आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि गोलमेज सम्मेलन एक्चुअली में हुआ क्यों था, इस बात को ध्यान में रखें पहले। गोलमेज सम्मेलन के पीछे की जो है वो वजह क्या थी? तो 1919 में, 1919 में जो एक्ट आया था, भारत ब्रिटेन के द्वारा जो एक्ट बनाया गया था 1919 में, उस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि इस एक्ट के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के भीतर एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग इस बात की जांच करने के लिए होगा कि जो एक्ट बनाया गया है भारत में, क्या वो सही तरीके से चला, अप्लीकेबल हुआ, उसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अंग्रेजों ने उससे पहले ही 1927-28 में इस प्रकार के एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था साइमन आयोग। साइमन आयोग इसका नाम था। और ये साइमन आयोग जब आया तो इसने पूरे भारत का दौरा किया, जो भी विरोध वगैरह हुआ तो बाद की बात है। उसके बाद जो रिपोर्ट इसने दी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट आपस में मिल बैठकर बातचीत करे, और मिल बैठकर बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए। तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। और सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात यह ध्यान रखिए कि पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा था कि जब अंग्रेजों ने भारतीयों को या भारतीय नेताओं को या भारतीय प्रतिनिधियों को अपने बराबर का दर्जा दिया था अगर कभी, तो गोलमेज सम्मेलन में ही दिया था। ये गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931, 1932। ये 30-31 का है, नवंबर से लेकर जनवरी तक चला था। ये 31 का है और ये 32 का है। 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर, द्वितीय में अंबेडकर, तृतीय में अंबेडकर, तीनों में थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, महात्मा गांधी उसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे, महात्मा गांधी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस यहां भी नहीं थी,
कांग्रेस यहाँ भी नहीं थी। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहले गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन मिलना चाहिए, अलग से मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल होना चाहिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच विवाद इस बात को लेकर हो गया, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा कि हमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। इस तरह की बातें कही गई थी। 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन था वो सबसे अंतिम गोलमेज सम्मेलन था, और इस 1932 वाले के गोलमेज सम्मेलन में हालांकि कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया, उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने इस गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय निकाला उस निर्णय के आधार पर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया था, भारत शासन अधिनियम बनाया था, भारत शासन अधिनियम को पास किया था। तो ये थी गोलमेज सम्मेलन की पूरी कहानी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों में पार्टिसिपेट किया और ये दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर गए थे, ये ध्यान रखना है। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, आपको याद रहना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल सब लोग जानते हैं, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री रहे थे, संविधान सभा में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और कहा जाता है कि भारत को इंटीग्रेट करने में इन्होंने काफ़ी अधिक अपना योगदान दिया था। ठीक है, इनके नाम पे स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में केवड़िया में या केवड़िया में भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एक विशेष डेस्टिनेशन पैलेस है जहाँ पे लोग घूमने वगैरह के लिए जाते हैं। तो इतना आप याद रखें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? देखिए, द्रोणी यानी बेसिन जिसको कहते हैं, लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। एक्चुअली में पहली बात तो आंसर इसका तो गंगा है, सी। मैं थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ आपको कि जब सोर्स जो होता है, स्रोत किसी भी नदी का, मान लेते हैं ये एक नदी का सोर्स है, एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर गंगोत्री, यहां से गंगा निकली। अब ये नदी यहाँ से अपने में से वाटर लेके चल रही है, रास्ते में कई सारी इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, वो इनसे मिलती चली गई, और मिलने के बाद इस तरह से फिर ये नदी अपना वाटर जिस जगह पे गिराती है वो ओशियन होगा, सी होगा, समुद्र होगा या महासागर होगा, ये पूरा जो एरिया कवर किया गया यही किसी नदी का बेसिन कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि बेसिन को स्क्वायर किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में हमेशा दिखाया जाता है। लंबाई नहीं पूछ में होती बेसिन में, हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में ऐसा होता है। तो गंगा नदी जो है ये कुल 2500 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर, 2525 कहा जाता है, 2530 भी कहीं मिलता है, 2500 किलोमीटर की पूरी लंबाई है इसकी गंगा नदी की, जो गंगोत्री से निकलती है। जब निकलती है उस समय उसका नाम भागीरथी नाम की एक धारा होती है, उससे निकलती है भागीरथी, और आगे चल के देवप्रयाग, देवप्रयाग ये रहा, देवप्रयाग नाम के जगह पर अलखनंदा उससे मिलती है, अलखनंदा, और तब जो एक धारा कॉमन बन के निकलती है यही हमारी गंगा कहलाती है, ये हमारी गंगा होती है, देवप्रयाग में मिलती है ये। अब ये गंगा अभी तक तो पर्वतीय क्षेत्र में थी, ये सारा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है भागीरथी से लेकर अलखनंदा देवप्रयाग तक, ये सब उत्तराखंड का इलाका है, उत्तराखंड। उसके बाद ये मैदानी हिस्से में आती है हरिद्वार में, ये भी ध्यान रखिए, हरिद्वार जो है यहाँ पर गंगा मैदानी इलाकों में आती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मैदानी इलाकों में गंगा जो आती है वो कहाँ, तो हरिद्वार से शुरू होती है और इस तरह से चलती है। ये गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। बांग्लादेश में भी जाती है, वहाँ अलग चीज़ है, ये भारत के 5 राज्यों में जाते हुए। तो इस तरह से
द्रोणी भार सबसे बड़ी गंगा की है। जहाँ तक ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, ये दोनों भी भारत की ही नदियाँ थी, ये थी क्या है भी, लेकिन इसका पूरा का पूरा लेंथ भारत में नहीं फ्लो करता है। ये तिब्बत जो है, हिमालय का रेंज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मान कर चलिए कि तिब्बत का इलाका है, तिब्बत। तो तिब्बत में एक जगह है ये मानसरोवर झील, ये जो है मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से दो डायरेक्शन में नदी निकलती है, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर। पूरब की ओर निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यही नदी फ्लो करते करते जब अचानक मुड़ के अरुणाचल प्रदेश, जो भी है भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ प्रवेश करती है, तो उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, असम से बहते हुए, और तब ये फिर बांग्लादेश में गिर जाती है। कहा जाता है कि कुल मिला के ब्रह्मपुत्रा 916 किलोमीटर ही भारत में बहती है, जबकि इसकी टोटल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, या उससे ज़्यादा 3100 किलोमीटर। लेकिन ये 916 किलोमीटर ही बहती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और असम से निकल जाती है। तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर जो नदी बहती है ये हमारी सिंधु नदी है, निकलती मानसरोवर झील से ही है ये भी। और सिंधु जो है ये हमारे देश के केवल लद्दाख, जो अब एक यूटी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में मात्र बहती है 14 किलोमीटर, जबकि इसकी लंबाई भी अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास है, सिंधु नदी की भी किलोमीटर है 3100 कुछ। लेकिन ये 1114 किलोमीटर फ्लो करके और फिर सीधे ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती है। तो कंक्लूजन कुल मिला के ये निकला कि सबसे लार्जेस्ट बेसिन गंगा का हो गया, ब्रह्मपुत्रा इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इंडस जो है या सिंधु जो है ये अरब सागर में अपने जल को गिराएगी, क्योंकि ये पश्चिम की तरह चलने वाली नदी है। यहाँ एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे लार्जेस्ट बेसिन गंगा की है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड लार्जेस्ट बेसिन, सेकंड लार्जेस्ट बेसिन, दूसरा सबसे बड़ा द्रोणी किसका है, ध्यान रखिए ये गोदावरी का है। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक जिला महाराष्ट्र में जो है, वहाँ त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से ये गोदावरी निकलती है, और ये भी पूरब की ओर बहती हुई अपना जो वाटर है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसका द्रोणी 1400 कुछ किलोमीटर के आसपास है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो देशों के मध्य व्यापार, दो देशों के बीच अगर व्यापार हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, अगर एक ही देश के राज्यों के बीच व्यापार हो तो अंतर्देशीय व्यापार कहलाएगा, इनलैंड ट्रेड कहलाएगा। एक्सटर्नल ट्रेड बेसिकली वही होता है जो इंटरनेशनल के इक्विवेलेंट होता है, कि देश के बाहर का जो व्यापार है, सामान बाहर गया, एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, आयात निर्यात, तो बाह्य व्यापार के रूप में जाना जाएगा। तो कुल मिला के अधिक डिस्कशन का यहाँ पे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में हम लोग जानते हैं। आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दुनिया की अधिकांश जो देशें हैं वो इसमें शामिल होती है, और सबका सभी देशों के साथ लगभग व्यापार होता है। इस व्यापार को सिंप्लीफाई करने के लिए, व्यापार आसानी से हो सके, WTO एक संस्था होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बस इसमें से और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। अब समझिए बात को, एक तरफ झील है
और दूसरी तरफ झील के प्रकार की चर्चा यहाँ पर की गई है, यानी टाइप ऑफ लेक्स और दूसरी तरफ लेक। पहली बात तो मैं समझा दूं आपको कि लेक किसको कहते हैं। किसी भी एक छोटे या बड़े एरिया में जो वाटर, पानी, जल बिल्कुल शांत हो, रुका हुआ पानी हो। शांत का मतलब रुका हुआ, पानी बोलता नहीं है, और उसके चारों तरफ चट्टान, मिट्टी, इस प्रकार की चीजें, मलबा घेरे हुए हो उसको, तो इस स्ट्रक्चर को झील के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये। अब बात समझिए, अगर समुद्र है, वो फ्लो कर रहा है समुद्र, उसमें से क्या हुआ कि मलबा अचानक किसी एक जगह पर इकट्ठा होते चला गया और उस मलबे ने किसी एक क्षेत्र को, रीजन को घेर लिया और उसके बीच में पानी है, पानी है इस तरह से, समुद्र के बीच में फिर पानी है इधर भी, बीच में इतना दूर जो है ये रेस्ट का वाटर है। तो ऐसे झील को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। लैगून, लैगून झील को अनुपिया पश्च जल भी कहा जाता है। लैगून को अनुपिया पश्च जल भी कहा जाता है। जैसे चिल्का, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये उड़ीसा में है, ओडिशा में है चिल्का। बेम्बनाद, बेम्बनाद अष्टमुडी, अष्टमुडी केरला में है, केरल। ये सारे अनुपिया पश्च जल के उदाहरण हैं। तो बी का तो एक हो गया, ये अनुपिया पश्च जल। एक तो लैगून झील की चर्चा ये हो गई। दूसरी बात कि अगर नदियां कहीं फ्लो कर रही हो और उस नदी में पहाड़ वगैरह टूटे, उसके चट्टान टूटे और टूटने के बाद नदी का रास्ता रोक दें वो इस तरह से, और बीच में इस प्रकार से नदी अब इस तरह से फ्लो करने लगी, और फ्लो तो कर ही रही है ऐसे करके, बीच में यहाँ पे रास्ता रुक चुका है क्योंकि नदी के मलबे ने पानी का फ्लो रोक दिया। तो यहाँ पे जो झील का निर्माण हुआ, इस प्रकार के झील को कहते हैं कि भूस्खलन से झील का निर्माण हुआ है। भूस्खलन झील, भूस्खलन झील। और ऐसे झील गोहन के नाम से जाने जाते हैं। असम में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं, गोहन। तो आपका जो है C2 आ गया, ठीक, C2 आ गया। उसके बाद एक तीसरे प्रकार की झील कैसी होती है कि जैसे ये अर्थ है, अचानक अर्थ में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद अर्थ का एक पार्ट यहाँ काफी गड्ढा हो जाता है, और उस गड्ढे में जो पानी जमा हो गया, इसको हम लोग ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख या क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। इसको क्रेटर झील भी कहते हैं, क्रेटर झील है, क्रेटर झील। महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। D4, D4, D4 क्रेटर झील, ठीक। और आपके पास एक आ गया टेक्टोनिक झील। इसमें क्या होता है कि जब हिमानी बर्फ, बर्फ जो होती है, ये बर्फ का स्लाइडिंग जब होता है काफी तेजी के साथ ऊपर से नीचे की ओर, तो स्लाइडिंग के कारण से कई बार झीलें बन जाती है गड्ढे में। तो इस प्रकार की झील को हम टेक्टोनिक झील के नाम से जानते हैं। अब जैसे भीमताल, राक्षस ताल, ये जो उत्तराखंड वगैरह में है, ये सारे जो हैं टेक्टोनिक झील के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, A3, B1, C2 और D4, यानी B इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार के झील होते हैं। अब आगे चलते हैं। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य केरल है, पहले नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे केरल रबड़ का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु, ये दो महत्वपूर्ण हैं रबड़ के उत्पादन में। बिहार में तो कोई रबड़ का खेल नहीं है। जम्मू और कश्मीर जो है केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू एवं कश्मीर में होता है। रबड़ की बात, एक बात और बता दूं मैं आपको कि रबड़ जो है ये एक्चुअली में रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, रबड़ के पेड़ से है,
एक मिल्क मिल्क जैसा लिक्विड होता है सफ़ेद, जो पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसको लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स, ध्यान रखिए इस बात को। ये लेटेक्स ही एक्चुअली में नेचुरल रबड़ है। एक प्रोसेस के तहत हम इसको प्राप्त करते हैं। नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि रबड़ जो है किसका बहुलक होता है, रबड़ में एक्चुअली में क्या होता है। तो जो नेचुरल रबड़ होते हैं, प्राकृतिक रबड़, जो रबड़ के पेड़ से सीधे निकला, उसमें लेटेक्स होता है, उसमें लेटेक्स होता है। ये नेचुरल रबड़ है। अब अगर रबड़ को, जो नेचुरल रबड़ है, ये उतना मजबूत नहीं होता, काफ़ी मुलायम होता है। इसमें अगर सल्फर को मिला के और इसको हीट किया जाए तो इस प्रोसेस को वल्कनीकरण वल्कनीकरण या वल्क्यूनाइजेशन कहा जाता है। वल्क्यूनाइजेशन, जब रबड़ में सल्फर मिलाते हैं तो काफ़ी वो हार्ड हो जाता है और उसका फिर हमारे लाइफ में सभी जगहों पर, कई जगहों पर उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से वल्क्यूनाइजेशन प्रोसेस में क्वेश्चन पूछेगा कि रबड़ में क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिलाते हैं। सल्फर के मिलाने से वो मजबूत होता है और ये रबड़ फिर आर्टिफिशियल रबड़ कहलाएगा। उसके साथ ही नेचुरल रबड़ में हमेशा लेटेक्स होता है। लेटेक्स तो एक वर्ड हो ही गया। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि रबड़ किसका पॉलीमर है। पॉलीमर है तो यहाँ रबर रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन C5H8। ध्यान रखिएगा, रबर, नेचुरल रबड़ को लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स में केमिकली जब उसका बॉन्ड वगैरह देखा गया कि क्या एक्चुअली में है उस लेटेक्स में, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसमें आइसोप्रीन होता है, C5H8। ठीक है, आइसोप्रीन। तो रबड़ किसका बहुलक है, पॉलीमर को कहते हैं बहुलक, तो वो आइसोप्रीन का बहुलक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची को सूची से सुमेलित कीजिए, एक को दो। ये तो सिंपल है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट याद रखना है आपको। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जहां तक मुझे जानकारी है, गुजरात में है। जवाहरलाल पोर्ट ये महाराष्ट्र में है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट ये तमिलनाडु में है। और माडमू गोवा ये गोवा में है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, A2 बस एक से ही निकल जाएगा। A2, B3 महाराष्ट्र, C1 और D4 ये करेक्ट आंसर है। ये सारे पोर्ट हैं। ये तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा चूंकि समुद्र के किनारे के राज्य हैं और इनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था होती है ये पोर्ट पर ही होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। इसलिए यहाँ पे पोर्ट को डिफाइन किया, पोर्ट का विकास किया गया है और वो ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट के तहत इन पोर्ट की देखभाल होती है, इनका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 10, क्वेश्चन नंबर 10, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित कहाँ है। कॉमन क्वेश्चन। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। हमारे पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत के एक मेट्रो सिटी और उसकी राजधानी कोलकाता में ये डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। डायमंड हार्बर में बेसिकली क्या होता है कि चावल चावल जो है उसकी राइस मिल बहुत ज़्यादा है, उसी का उद्योग यहाँ पे है। सॉल्ट लेक कॉमन सिटी है। और तो इसमें कैलिफोर्निया तो अमेरिका का एक राज्य है, हांगकांग तो एक स्वतंत्र राज्य है, चाइना से सटा हुआ है। ठीक है, यूटी है उसका एक, हालांकि उसमें इंडिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वाला पॉइंट है और तो इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, तो आगे चलते हैं इसमें से। 11, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बात तो ये कि ये केंद्र सरकार की योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना। नाम से ही पता है, विश्वकर्मा जब शब्द आता है तो हम एक भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। और कैसे, क्योंकि वो एक बेहतरीन कारीगर थे। कई सारे उन्होंने कार्य किए थे। प्राचीन भारत में ऐसा उद्देश्य देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स का निर्माण करना हो, खूबसूरत शिल्प के रूप में कार्य करना हो, इन्होंने बेहतरीन कार्य किए। तो उसी से संबंधित ये पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। जरा इस पर देखते हैं।
इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देता नहीं देना है, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट क्लियर है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पारंपरिक शिल्प कौशल है, जैसे कोई मूर्तिकार हो गया, जो हमारे देश में जो मूर्तिकार वगैरह हुआ करते थे, वो काफ़ी कुछ इस तरह का काम करते थे। तो प्राचीन काल से ही मिट्टी की मूर्ति बनानी हो, पत्थर की मूर्ति बनानी हो, तो इन सब लोगों के लिए ये जो पॉइंट है ये आता था। पारंपरिक शिल्प जो भी होते हैं उनको, जो अब कमज़ोर हो चुके हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित हो गए हैं, उनको मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम आया है। 17 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये 13,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। पूरे भारत में चलाया गया है और इसमें 18 व्यवसायों में लगे हुए जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको शामिल किया गया है। तीनों पॉइंट इसमें सही है, तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर्स में इसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ विश्वकर्मा योजना। गीत गवर्नड, एक तो ये गवर्नेंस नहीं है, अबाउंडेंस होना चाहिए। अबाउंडेंस मतलब पर्याप्त, अबाउंडेंस लिख लीजिए इसको, गवर्नेंस काटिए। गीत अबाउंडेंस इन मिलेट्स। अबाउंडेंस इन मिलेट्स नाम का एक सॉन्ग है, यह भी हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा था। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, एक्चुअली में ये पॉइंट यहाँ पे हमें देखना था। ठीक है, तो देखिए, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। बिल्कुल सही बात किया गया था। फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, ये दोनों भारत के हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और ये संगीत की दुनिया में हैं। इनके साथ देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी जी ने इसको तैयार किया था। पीएम मोदी ने तैयार क्या किया, उसमें कुछ अपना इनपुट दिया कि क्या इसमें हो सकता है, इसे कीजिए आप। और ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। ये भी बात सही है क्योंकि पॉलिटिकल लीडर का संगीत से खिलाड़ देना होता है, लेकिन चूंकि पीएम मोदी ने मिलेट्स को बढ़ावा देने का काम किया है, मिलेट्स को पूरी दुनिया में क्रांति के रूप में दिखाया है, इसीलिए हम इसको भी सही स्टेटमेंट मानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा 1 से अधिक। 1 से अधिक हो गया, ये डी आंसर इसका हुआ। यहाँ पे ध्यान रखिए कि मिलेट्स जो है ये भारत में लंबे समय से, प्राचीन काल से ही हमारे भोजन का एक अंग रहा है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ जब गेहूं वगैरह का उत्पादन काफ़ी अधिक होने लगा तो मिलेट्स को धीरे धीरे करके भुला दिया गया। बाजरा, ज्वार, चीना, कौनी, इस प्रकार के जो मिलेट्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, शुगर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, इन मिलेट्स को अब फिर भारत और पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव अ ड्रोन लाइसेंस फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? इसका करेक्ट आंसर है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यही वो कंपनी है जिसको डीजीसीए ने ड्रोन के लिए लाइसेंस दिया है। यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि आज के टाइम में ड्रोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। ये अनमैन्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब ये ड्रोन जो है इसमें कोई बैठा हुआ नहीं होता है, ये ड्रोन कंप्यूटर के द्वारा संचालित होता है और कंप्यूटर पर बैठकर एक व्यक्ति इसको ऑफिस से ऑपरेट करता है और ये अपने उस प्लेस पर जाता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। कहीं पे भूकंप आ गया हो, डिजास्टर हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो,
किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी हो, इन सब कार्यों के लिए ड्रोन का यूज आज के टाइम में होने लगा है। ठीक है, तो ये जो ड्रोन है आने वाले टाइम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करेगा। इसको धीरे धीरे करके भारत सरकार भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम याद रखिएगा, ये वो कंपनी है जिसको ये दिया गया है। इस दोनों को नहीं मिला है तो इससे कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कंपनी ही नहीं है, जनरल एरोस्पेस को नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार, विच कंट्रीज एनजीओ हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी अवार्ड 2023? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो अवार्ड है ये फिनलैंड की संस्था के द्वारा दिया जाता है, या कहें कि फिनलैंड देश के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और ये दिया गया है इस बार अफगानिस्तान के एनजीओ को। एनजीओ जब मैं कह रहा हूँ तो ये ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का समूह अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान के महिलाओं के अधिकार को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपके क्या अधिकार हैं, उनको जागरूक किया, मजबूत किया, ऐसे ग्रुप ऑफ वुमेन को ये इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिया गया है। अफगानिस्तान, याद रखिएगा, वहाँ की महिलाओं के ग्रुप को, एनजीओ को दिया गया है। महिलाओं के अधिकार को बचाने का काम ये ग्रुप ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का इस समूह करती है, क्योंकि वहाँ स्थिति काफ़ी खराब है। अभी तालिबान के शासन के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ पे महिलाओं के अधिकार रोक दिए गए हैं, काफ़ी छीन लिए जाते हैं, स्कूल नहीं भेजना है, खेल नहीं सकती है, गाड़ी नहीं चला सकती, कोई काम नहीं कर सकती, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, इजराइल की जहाँ तक बात है, अभी आप जान ही रहे हैं, युद्ध में फंसा हुआ देश है, मध्य पूर्व एशिया का देश है, जो फिलिस्तीन के साथ अभी लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया भी पश्चिम एशिया का एक देश है, ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो इसमें अफगानिस्तान याद रखें, इससे अधिक तो कुछ है नहीं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है कंचन देवी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कंचन देवी, इनको भी इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है, पहली महानिदेशक डायरेक्टरेट बनाई गई है। ये जो संस्था है ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड के। ठीक है, ये निर्मला राठौड़ का भी कोई करंट में तो कुछ है नहीं। अनीता देसाई तो एक उपन्यासकार हैं भारत के, इनको बहुत पहले 84 या 85, मुझे सही से याद नहीं, इनको बुकर प्राइज भी दिया जा चुका है। ठीक है, अनीता देसाई। बट अभी आपको यहाँ कंचन देवी बेसिकली याद रखना है, करंट में इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के डायरेक्टरेट कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। आगे आते हैं। पॉलिस पे कंपनी, पॉलिस का मतलब यहाँ पोलैंड हुआ, पोलैंड की एक पे कंपनी है डिक्टाडोर, डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AICEO नियुक्त किया है, जिसका नाम है, करेक्ट आंसर इसका है मीका। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो डिक्टाडोर कंपनी है ये पोलैंड की कंपनी है, और इसने पहली AICO का मतलब हुआ कि वो जो CEO है वो कोई आदमी नहीं है, वो एक रोबोट, वो एक रोबोट है, और एक वुमेन रोबोट उसको माना गया है, महिला रोबोट का दर्जा दिया गया है उसको, है। और ये वुमेन रोबोट को उस कंपनी का CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी कह सकते हैं, वो उसको नियुक्त किया गया है। दुनिया में पहला ऐसा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब आने वाले टाइम में इस प्रकार की और घटनाएं होगी, अलग अलग कंपनी भी ये काम कर सकती है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इस बात को याद रखना है। ये बेवरेज कंपनी है, ठीक, और नाम उसका है मीका, मीका। आगे आइए 16 के बाद 17। हम गैसोलीन की ऑक्टेन रेटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, गैसोलीन का मतलब हुआ कि जो ईंधन हम यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, इस प्रकार की जो ये ईंधन होती है, जो हम लोग नॉर्मली यूज किया करते हैं अपने लाइफ में अलग अलग कामों के लिए, तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग कैसे बढ़ सकती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात मैं समझा दूं इसमें क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले, कि डीजल को हटाइए, पहले पेट्रोल पे आते हैं। पेट्रोल जो है, जब इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के बाद
अगर इसके पास जो टोटल एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, उस टोटल एनर्जी दो पार्ट्स में बंट जाती है। कुछ तो हीट में बंटती है, उष्मा में अधिकांश, और कुछ साउंड में। मानकर चलते हैं कि 90% हीट में गई और 10% जो एनर्जी थी उस पेट्रोल की वो चली गई साउंड में। अब हम लोग जानते हैं कि गाड़ी में हम पेट्रोल डालेंगे, बाइक में पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करेगा, उष्मा, और उसी से गाड़ी चलेगी। यानी हीट एनर्जी का ही केवल उपयोग हुआ जिससे गाड़ी चलती है 90%। साउंड एनर्जी से गाड़ी नहीं चलेगी। पेट्रोल के जलने पे उष्मा भी निकलेगी, साउंड, आवाज भी आएगी, लेकिन वो आवाज वाली जो एनर्जी है, साउंड की, ध्वनि, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तो 10% तो एनर्जी बेकार हो गई पेट्रोल की। तो साइंटिस्ट का सोचना था कि जो 10% एनर्जी बेकार हो गई, इसका हम कैसे यूज कर लें। और ये जो टर्म होता है कि 10% एनर्जी बेकार हो गई, इसको हम नॉकिंग कहते हैं, KNOCKING। यानी पेट्रोल को जलाने के बाद उसके टोटल एनर्जी का कुछ परसेंट साउंड में बदल जाना, ये पेट्रोल की नॉकिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इस नॉकिंग प्रॉपर्टी को समाप्त करना है, मतलब पेट्रोल की टोटल एनर्जी साउंड के बदले हीट में ही बदल जाए, साउंड में ना बदले, इसके लिए हम उसमें एंटी नॉकिंग सब्सटेंस डालते हैं। एंटी नॉकिंग सब्सटेंस डालते हैं। और एंटी नॉकिंग सब्सटेंस जब डालते हैं, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, पदार्थ, तो क्या होता है, उससे पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। सही बात है, पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। और पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर में मापते हैं, ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है। तो इस तरह से कंसेप्ट ये निकला, वही वहां पर ऑक्टेन नंबर है कि ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है पेट्रोल की क्वालिटी। तो अगर हाई एंटी नॉक वैल्यू के ईंधन को उसमें डाला जाए, जोड़ा जाए, तो उस कंडीशन में ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। हाई वैल्यू की एंटी नॉकिंग मटेरियल्स हमें इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हाई नॉकिंग जो होते हैं, एंटी नॉक हाई वाले, बाय एडिंग हाइयर एंटी नॉकिंग वैल्यू, है ना, ये क्या करते हैं कि उन चीज़ों में आसानी से मिक्स होते हैं जिनको अधिक हम प्रेशराइज कर सकते हैं। पेट्रोल को प्रेशर हम बहुत अधिक दे सकते हैं, और प्रेशर देने के बाद ये हाइयर एंटी नॉक वैल्यू वाले जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, वो मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ जाएगी और उसकी टोटल एनर्जी हीट में बदल जाएगी, और वो पेट्रोल काफ़ी हमारे लिए बेहतर होगा। ऑक्टेन नंबर में इसकी क्वालिटी को मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ बी। आप ये भी पूछ सकते हैं कि एंटी नॉकिंग मटेरियल क्या होता है, क्या मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एंटी नॉकिंग मटेरियल में आपके पास आता है TEL, याद रखिएगा, टेट्रा एथाइल लेड, टेट्रा एथाइल लेड, लेड, ये टेट्रा, या फिर अगर ये नहीं हो एग्जाम में तो एक और रहेगा BTX, BTX, बेंजीन टॉल्यून जाइलिन, जाइलिन, देख रहे हैं, बी से बेंजीन, टी से टॉल्यून, जैसे जाइलिन, टी से टेट्रा, ई से इथाइल, एल से लेड। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस कहलाते हैं, एंटी नॉकिंग पदार्थ। इनको जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ती है, ऑक्टेन संख्या। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हेलोजन परिवार में परमाणुओं की समूह संयुक्ता क्या होती है? इसका तो आंसर है बी, 1 है। देखिए, होता क्या है कि जो वैलेंसी है ना, ये वैलेंसी को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के या एलिमेंट के, तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक तो वो हो गया, और कितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करे या डोनेट करे ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे हेलोजन परिवार में क्या क्या होता है, पहली बात तो एलिमेंट कौन कौन होते हैं, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस तरह से सिस्टीन, ये सब होते हैं। अब देखिए,
क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 7, 8 2 10, 10 7 17। अब इसका सबसे बाहर की कक्षा, ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, बाहरी कक्षा ये है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले तो 7 + 1 ये 8 बन जाएगा। जितना ये एक्सेप्ट किया यही इसकी वैलेंसी हो गई। तो उस कंडीशन में 1 हो गया ये। अगर फ्लोरीन की बात करें तो 9, फिर 2 7 इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो फिर इसका 8 हो जाए। एक कहने का मतलब हैलोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की कहानी एक ही जैसी होती है, इसीलिए इसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के बाह्य कक्षा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो अपने ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेती है या देती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। और 8 पूरा क्यों करेगी? क्योंकि साइंस में आपने पढ़ा होगा कि 8 अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में हो तो वो एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट माना जाता है, स्टेबल। और प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबिलिटी को प्राप्त करें, अस्थायित्व को प्राप्त करें, इसलिए वो हमेशा अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है। चाहे 2 ले ले 2 दे दे, 1 ले ले 1 दे दे, हैलोजन वाला हमेशा 1 एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, जो भी हो, इसीलिए इसकी वैलेंसी हमेशा 1 मानी जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित होता है? देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल होगा, जिसका फॉर्मूला न्यूटन ने बताया था Fg(m1m2/r²। m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो r का स्क्वायर, g एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप यूनिट भी याद रखेंगे, यूनिट पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशन का लॉ है, ठीक है। अब बात को समझिए कि ग्रेविटेशन में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरे पहले पर फोर्स लगाता है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर बैलेंस में होते हैं, संतुलन में होते हैं। ऐसा नहीं होता ग्रेविटेशन के कारण से ये खींच के इधर चला गया, ये खींच के इधर चला गया, दोनों अपनी अपनी जगह है, फोर्स लग रहा है। जैसे सन, उसके अराउंड अर्थ मान के चलते हैं, ये एक प्लेनेट, तो अर्थ और सन के बीच जो फोर्स लगेगा ये फोर्स है ग्रेविटेशन, ये फोर्स है ग्रेविटेशन, जो अर्थ को सन के अराउंड घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अर्थ सन के चारों तरफ घूमते रहती है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि सर्कुलर पाथ है, ये वृत्तीय पथ है, इस पर जब ये प्लेनेट घूमती है, हालांकि हम सर्कल लेते हैं, होता तो एलिप्स जैसा है, वृत्तीय पथ पर घूमती है, तो यहां पर एक सेंट्रीपीटल अभिकेंद्रीय बल काम करता है सेंटर की ओर। वो सेंटर की ओर काम करने वाला जो बल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर काम कर रहा है, इस फोर्स के कारण ये चारों तरफ ये अर्थ घूमती है। अब यहां पर केपलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सन और अर्थ या किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल 3 लॉ दिए थे। केपलर का प्रथम नियम यही कहता है कि सन फोकस पे होगा और सारे प्लैनेट्स के चारों ओर घूमेंगे, सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, तो घूमेंगे तो सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपीटल फोर्स के लिए हमें टाइम देखना होगा कि कितना टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, प्रथम नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है केपलर का कि अगर अर्थ यहां से यहां आ गई घूमते घूमते, टी टाइम में ए एरिया अगर ये कवर करती है, तो फिर अगर अर्थ अगले टी टाइम में घूमेगी
तो उतना ही एरिया कवर करेगी। मतलब इक्वल समय में इक्वल क्षेत्रफल कवर करती है प्लेनेट, ऐसा सेकेंड लॉ में कहा गया था केपलर का। सेकेंड का तो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ फर्स्ट हो ही गया। थर्ड क्या कहता है केपलर का लॉ कि जो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट जब घूमती है तो घूमते समय जो टाइम टेकन होता है, जो टाइम लिया जाता है प्लेनेट के द्वारा, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। आर यहाँ सेमी मेजर एक्सिस होता है एलिप्स का, है ना। ये सर्कुलर हमने दिखाया है, एक्चुअली में सन अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स जैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें ये जो रेडियस है, इस रेडियस आर क्यूब के, सन यहाँ रहेगा, अर्थ इस तरह से घूमेगी, तो टी स्क्वायर जो होगा वो आर क्यूब के बराबर होगा। ठीक, तो चूंकि टाइम पीरियड की चर्चा यहां पर की गई है केपलर के थर्ड लॉ में, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो वहां भी हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr पूरा सरकमफेरेंस और वेलोसिटी। तो इस तरह से टाइम का कंसेप्ट चूंकि केपलर के थर्ड लॉ से आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए, इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पर होगा सी। अगर इतना जटिलता समझ में नहीं आई हो तो सिंपल में समझ लीजिए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो केपलर के थर्ड लॉ पर आधारित है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में सन और जो अर्थ है ये दोनों घूमेंगे, सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इसको डिफाइन करने के लिए हमें टाइम चाहिए, और टाइम का कनेक्शन केपलर के तीसरे नियम से होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो इस तरह से आंसर हो गया सी। प्रथम बता ही दिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो बेसिकली कुछ अलग है। वो तो कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम एक लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को जब हम अगर हम किसी वाटर में डालते हैं तो जितना ये ऑब्जेक्ट बाहर जितना इसका वेट होता है, जब उसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डाला जाता है तो उसका वेट डिक्रीज कर जाता है। तो ये कहलाता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। बाहर रखी हुई कोई वस्तु हमारे लिए भारी होती है, लेकिन जैसे उस वस्तु को हम पानी में रखते हैं वो वस्तु हमारे लिए हल्की हो जाती है। इसको आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। और वस्तु कितनी हल्की होती है, तो वस्तु जब पानी में डालते हैं तो पानी को रिप्लेस करती है, हटाती है। जितना पानी को हटाती है उसका जो वेट होता है उतना वेट इस ऑब्जेक्ट का घट जाता है और वस्तु उतनी हल्की हो जाती है। यही तो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। ये होता है। जहाज एक बहुत हैवी सा है, वो तैरता रहता है पानी में, जबकि सुई एक छोटी सी है वो गिर जाती है, पानी में डालते ही डूब जाती है। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसी के बेस पे एक्सप्लेन होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलते हैं 20 पे। कौन हृदय की मांसपेशियों की विशेषता नहीं है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल्स। देखिए वो लगातार काम करते हैं, बिल्कुल सही है। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग। वो हमेशा पंप करते रहता है ब्लड को, तो वो एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता, रुका व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो लगातार काम करते रहते हैं, इस प्रकार की मांसपेशी उसकी होती है, और उसके कारण से जब वो ब्लड को पंपिंग करता है तो वही ब्लड फिर फेफड़े में जाके, लंग्स में जाके प्योर होता है, और फिर वो बॉडी में जाता है, फिर वो इम्प्योर होके उसमें आता है, वो फेफड़े में आता है, फिर प्योर होता है। तो इस प्रकार से हार्ट का काम है पंपिंग, तो कभी रुक नहीं सकता वो लगातार काम करते हैं। सही बात है। ये ब्रांच के रूप में होते हैं, ब्रांच जैसे बने होते हैं, ठीक है, ब्रांच के रूप में होते हैं। दूसरा पॉइंट भी सही है। ये धारीदार, दे आर नॉट स्ट्रिप्ड, ये गलत है पॉइंट, ये आंसर होगा नहीं है, धारीदार नहीं है, ये स्ट्रिप्ड होते हैं। आंसर होगा ये धारीदार होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं। स्ट्रिप्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हार्ट की जो मांसपेशी होती है, जो कार्डिक मसल्स होती है, ये एक्चुअली में पाई जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं समूह के रूप में, बहुत ज़्यादा। तो समूह के रूप में पाए जाने के कारण से क्या होता है कि ये स्ट्रिप्ड रूप में होती है, ताकि वो जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, तो ये धारीदार होती है। ये तीसरा याद रखना है। एक पॉइंट और इसमें याद रख लीजिए, ये इनवॉल्यूंटरी होती है, इनवॉल्यूंटरी।
मतलब अनैच्छिक है, हमारी चाह के विपरीत अनैच्छिक है, यानी हमारे शरीर कि अब ब्रेन का इस पर कोई कंट्रोल एक्चुअली में नहीं होता है, ये अपने तरीके से काम करती है, वॉलंटरी नहीं होती है ये है। क्योंकि इसमें अगर वो रुकेगी अपने तरीके से रुकेगी, अपने मन से रुकेगी, हम इसको नहीं रोक सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये इनवॉलंटरी है। 4 पॉइंट याद रखिएगा, लगातार काम करते हैं, दे वर्क कॉन्टिन्यूसली, दे आर ब्रांच्ड, बिल्कुल करेक्ट, दे आर इनवॉलंटियर, अनैच्छिक होते हैं, तीसरा, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट। तो मोर देन वर्क तो फॉलोइंग इसमें से आंसर, तो इसमें आंसर जो निकला हमारा वो सी निकला। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है, सी विशेषता नहीं है और सारी विशेषताएं हैं। करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ज्वारीय वन को अन्य नाम क्या देते हैं? ज्वारीय वन को एक्चुअली में मैंग्रोव वन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट की कहानी क्या है, थोड़ी सी बात बता दूं इसमें। मैंग्रोव जो वन होते हैं ये कुछ खास प्रकार के वन होते हैं जो समुद्र के किनारे उत्पन्न होते हैं, पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव वन की खास बात क्या होती है कि इनके पेड़ की जो प्लांट पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को काफी जकड़ के पकड़े रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी का कटान वहां पर समुद्री लहरों के कारण से नहीं होता है, तो समुद्र का फैलाव को रोकने का काम ये मैंग्रोव वन करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मिट्टी की कटान नहीं होगी, समुद्र का फैलाव नहीं होगा, तो समुद्र का पानी जमीन के अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिलेगा नहीं, तो अंडरग्राउंड वाटर जो होंगे वो पॉल्यूटेड नहीं होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैंग्रोव का जो ध्यान रखना है। तीसरी बात ये, जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसको काफी ज्यादा ये मजबूत करता है, समृद्ध करता है मैंग्रोव। इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। भारत की जहां तक बात करें तो भारत में ये ज्वारीय या मैंग्रोव वन का लगभग एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल फर्स्ट रैंक पे आएगा मैंग्रोव के मामले में, और गुजरात को आप सेकेंड रैंक दे सकते हैं। मैंग्रोव सबसे फेमस बंगाल में सुंदरबन, सुंदरी नाम का पेड़ वहां काफी पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन में पश्चिम बंगाल में ये सबसे बड़ा एरिया है। पश्चिम बंगाल भारत के टोटल मैंग्रोव का लगभग 42% कंटेन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल मैंग्रोव का 42, टोटल इंडिया के मैंग्रोव का 42% ये कंटेन करता है। दूसरी बात ये कि भीतरकनिका, ये भी आपको याद रखना है, भीतरकनिका मैंग्रोव जो है ये भी महत्वपूर्ण मैंग्रोव है जो कि ओडिशा में है। अन्य प्रकार के पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी के सहारे बड़े होते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी में जाती है, मिट्टी उनकी जड़ों को पकड़े रखती है और वो पेड़ जो है उसके तहत आगे बढ़ते हैं और अपने ग्रोथ करते हैं। उल्टा मैंग्रोव में होता है, मैंग्रोव में पेड़ की जड़ें ही मिट्टी को पकड़े रखती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन कहते हैं। एक शंकु वृक्षी वन हो गए, ये जो आपका कॉनिफर फॉरेस्ट होता है, बेसिकली ये हिमालय और वेस्टर्न घाट के रीजन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन बेसिकली सी रीजन में होगा, समुद्री इलाके के किनारे। ठीक है, सी रीजन, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये हिमालयन रीजन में पाया जाएगा। ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, कि ऊंचाई पे इस प्रकार के कॉनिफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनके पत्ते जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, शंकु के आकार के, कोन के आकार के, है ना। 6000, और बारिश तो मात्र 25 से 100 सेंटीमीटर जहां बारिश होगी वहीं पे शंकुधारी वन पाए जाएंगे, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पे पाए जाएंगे ये। क्योंकि इनके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं पेड़ के, तो ये सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, सदाबहार वन भी ये कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये शंकु वृक्षी हो गए। जहां तक मॉनसून वन की बात है, इसको डिस्वर्ट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, डिस्वर्डवस फॉरेस्ट, मॉनसून वन। ये बेसिकली कहाँ, तो अर्थ का अगर आप शेप देखें, ये इक्वेटर 0 डिग्री 23 डिग्री ऊपर
23 1/2 डिग्री, 23 डिग्री नीचे, 23 1/2 डिग्री। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा, कर्क और मकर, इसके बीच का जो एरिया होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर सन की लाइट काफी अधिक इंटेंसिटी की पड़ती है, लगभग परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। और जहां पे सन की लाइट अधिक पड़ेगी वहां पे गर्मी अधिक होगी। गर्मी जब होगी तो यहाँ का वाटर अधिक मात्रा में वेपर बनेगा, अधिक मात्रा में वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो यहाँ वर्षा काफी अधिक होगी, ये रीजन में बारिश काफी होगी, लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, रेनफॉल एनुअली हो जाता है, एनुअली, वार्षिक। और इस प्रकार का जो वर्षा है वहां पर जो वन उगते हैं, ऐसे वन को हम कहते हैं मॉनसून वन। ऐसे वन को मॉनसूनी वन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मॉनसूनी वन है, इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं बेसिकली वो जैसे महोगनी हो गया, रेडवुड हो गया, इस प्रकार के पेड़ हैं जो आर्थिक रूप से काफी महत्व के होते हैं, इसीलिए आर्थिक वन के कैटेगरी में इनको रखा जाता है। महत्वपूर्ण वन यही होते हैं। उद्योगों में इसी प्रकार के मॉनसून वन की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 21। आगे चलते हैं 22 पे। सेरीकल्चर शब्द किससे सेरीकल्चर रेशम की खेती संबंधित है। रेशम की खेती कहाँ होती है? ये होती है सहतूत के पेड़ पे। सहतूत का जो पेड़ होता है वहां पे रेशम का कीड़ा पाला जाता है, ठीक है। और वो रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने प्यूपा स्टेज में, प्यूपा स्टेज में एक वो स्टेज होता है जब वो अपना सलाइवा निकाल सकता है, अपना लाड़वा छोड़ सकता है, ठीक है। तो वो जो सलाइवा निकालता है, जो लाड़ जो निकालता है, वो पतले पतले रूप में, वो धागे के रूप में उसी के ऊपर लिपटते चली जाती है और वही बनाती है आगे जाके रेशम। इस तरह से इसका उत्पादन किया जाता है। इसको सेरीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। रेशम की खेती, ये आपका रेशम की खेती हो गई। भारत में रेशम के कई सारे टाइप होते हैं। इरी रेशम, टसर रेशम। टसर रेशम जो है ये उत्तम केसी का रेशम कहलाता है और भारत तो इसमें काफ़ी आगे है, बहुत अधिक मात्रा में ये प्रोडक्शन करता है रेशम का, ठीक है। इतना पॉइंट को याद रखना है। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने काफ़ी इसमें प्रयोग किए हैं। मत्स्य संपदा योजना भी लेके आई है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग यही है कि लोगों को कर्ज दिया जाए, उसके माध्यम से वो तालाब वगैरह का निर्माण करें और वहाँ पे मछली पालन करें ताकि मछली का उत्पादन हो सके, ठीक है। इस तरह से वर्ड फार्मिंग तो आप जानते ही, जिससे किसी भी तरह का वर्ड, मुर्गा हो, मुर्गी हो, बटेर हो, इस प्रकार का पक्षी पालन भी हमारे देश में होता है। तो कोई नई चीज़ तो है नहीं, बेसिकली इतने पॉइंट्स इसमें हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यस, पारिस्थितिकी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल्स आर देयर। एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दो ही मॉडल होते हैं। एक को कहते हैं कंप्यूटेशनल मॉडल, कंप्यूटेशनल मॉडल, और दूसरा होता है एनालिटिकल मॉडल, एनालिटिकल मॉडल। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि पारिस्थितिकी मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल दो तरह के होंगे, कंप्यूटेशनल और एनालिटिकल। एनालिटिकल एक सिंपल मॉडल होता है, ठीक है। सिंपल क्या इसमें होता है कि इकोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ जान रहे हैं, उसके बारे में हमारे पास जानकारी है, सिंपल में उसका हम लोगों ने मैथमेटिक्स निकाल लिया, क्या क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर लिया, बस। ये कहलाता है एनालिटिकल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इसके तहत क्या होता है, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, सब की थ्योरी को मिला के और तब हम इस प्रकार के
मॉडल को विकसित करते हैं, उसके निष्कर्ष को, रिजल्ट को देखते हैं, तो वो कहलाता है कंप्यूटेशनल मॉडल। यहाँ पे न्यूमरस, संख्यात्मक, इसको हम कह सकते हैं संख्यात्मक व्यवस्था के तहत यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये आपका कहलाता है कंप्यूटेशनल मॉडल। तो अब याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी मॉडल दो प्रकार के हो गए, कंप्यूटेशनल, एनालिटिकल। ये आसान वाला हुआ और ये कॉम्प्लेक्स हुआ। इसमें कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह का यूज करते हैं। इसमें सब कुछ जानकारी हमारे पास पहले से होती है, केवल उसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 24, पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब समझिए बात को। पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिमूव मेटल्स यूजिंग प्लांट्स? एक पॉइंट होता है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन ये एक्चुअली में एक वर्ड है। इसका मीनिंग ही होता है कि सॉइल में कुछ हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल, भारी धातु, भारी धातु, जैसे कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये कुल हैवी मेटल है, भारी धातु है। ये मिट्टी में होते हैं, मिले होते हैं, और मिट्टी में मिले होने के बाद ये अलग विभिन्न प्रकार के पौधों पर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो उस परिस्थिति में इस प्रकार के मिट्टी से इन धातुओं को सेपरेट करने के लिए जो मेथड लाया जाता है उसको फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। और इसमें प्लांट का ही उपयोग होता है, पौधे का ही उपयोग होता है, जिसके सहारे ये काम को किया जाता है। और इसको हम फाइटो निष्कर्षण के नाम से भी जानते हैं। फाइटो निष्कर्षण फाइटो रेमेडिएशन का ही एक पॉइंट है। इसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के पौधे जो होते हैं उनको लगाया जाता है मिट्टी में। ये पौधे की खास बात क्या होती है कि इनकी जड़ें जो होती है ये हैवी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित करती है, हैवी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और आकर्षित करके उसको एक जगह लाके जमा कर देती है। तो अब ये जो हैवी मेटल पूरी जगह पे फैला हुआ था वो एक जगह के जमा हो गया, कंसंट्रेट कर गया, और यहां से हमें निकालने में अब इसको आसानी होगी। इसको हम यहां से निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे हैवी मेटल को। तो पौधे की सहायता से भारी धातु को मिट्टी से निकालने की प्रक्रिया फाइटो रेमेडिएशन कहलाती है, या फाइटो निष्कर्षण के रूप में हम इसको जानते हैं। ये इसका आंसर होगा। हैवी मेटल कौन कौन सा हो गया? तो कैडमियम, कॉपर, सेलेनियम, है ना, इस तरह के हैवी मेटल को निकाला जाता है। इसमें इतना ही है। और ये जो लिखा हुआ है मैसिंग विथ एडहेसिव, चिपकने वाले पदार्थों के साथ मैसिंग, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। फाइबर के साथ मैसिंग, मैसिंग शब्द का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई एक सब्सटेंस के साथ दूसरे सब्सटेंस को इस प्रकार से मिक्स कर दिया जाए मजबूती के साथ, जैसे आटा है उसमें उबला हुआ आलू हमने मिक्स कर दिया, बिल्कुल एकदम से मिला दिया, तो उस तरीके से ये भारी धातु को निकाला नहीं जाता है। उसको निकालने का तरीका फाइटो निष्कर्षण मेथड ही होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शुक्राणु जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ये डैश से प्राप्त शर्करा द्रव द्वारा पोषण मिलता है। थोड़ा इंग्लिश देख लें। स्पर्म गेट्स न्यूट्रिशन, स्पर्म को न्यूट्रिशन फ्रॉम सुगरी फ्लूइड ऑब्टेन। हाँ, तो स्पर्म को जो न्यूट्रिशन मिलता है उस वो सेमिनल वेसिकल से मिलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेमिनल वेसिकल। ये जो एक शुगर का फ्लूइड है, शुगर लाइक फ्लूइड है, इसमें शुगर पाया जाता है, इससे हमारा जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, टोटल ह्यूमन को। सेमिनल वेसिकल ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से 2 पॉइंट और दिया हुआ है, एक तो कॉपर ग्लैंड है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली में क्या है, इसका भी काम इसी से रिलेटेड है। ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो बेसिकली इस स्पर्म को मूवमेंट में लाने का काम करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। इसके द्वारा जो फ्लूइड प्रोड्यूस किया जाएगा वो मूवमेंट करने का काम करेगा, उचित जगह पे पहुंचाने का काम करेगा। जो कॉपर ग्लैंड है ये बेसिकली यूरिन जो होती है
ह्यूमन की, उस यूरिन की एसिडिटी को बैलेंस करती है। अगर कोई यूरिन एसिडिक हो गया हो तो उसकी एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए एक विशेष प्रकार के फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, वो कॉपर ग्लैंड कहलाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो यूरिन है इसका जो पीएच होता है वो 6 से 7.2 के आसपास होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लाइटली बेसिक होता है यूरिन का, करेक्ट। लेकिन अगर वो एसिडिक हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर ग्लैंड यहाँ पर यूज में लाया जाता है। यह हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो ट्रांसफ्यूजन आंसर होता है, याद रखिएगा इसमें से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ तो आंसर ही दे दिया है, ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन ही कहते हैं इसको। किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या फिर एक्सीडेंट हो या किसी और तरह की बीमारी हो, ब्लड की कमी हो गई हो, ब्लड दूसरे व्यक्ति का उसमें डालना हो, देना हो उसे, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन भी है। ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पहुँचाना। जैसे प्लांट्स जो होते हैं उनको फूड मिलता है, वाटर मिलता है, वाटर जाइलम से, फूड फ्लोएम से, ठीक है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से इन पौधों को जो खाना पानी पहुंचता है इनके पत्तियों तक तने की सहायता से, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जान सकते हैं। ब्लड का ये स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांसफ्यूजन है। प्रसंस्करण तो एक अलग चीज हो गया, प्रोसेसिंग। जैसे हम लोग फूड प्रोसेसिंग शब्द का यूज करते हैं, है ना। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना या उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना। प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ। यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट में बता दूं आपको कि आज के समय में फूड प्रोसेसिंग काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं। कोई भी ऐसा सामान खाने का, जैसे फल, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, सब्जी, जिसमें वाटर का अमाउंट, ह्यूमिडिटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि गामा रेज या यूवी रेज की सहायता से इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि फूड प्रोसेसिंग में गामा रेज या यूवी की सहायता से खाने वाले सामानों को, जल्दी खराब होने वाले होते हैं, उनको साफ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके? इसका आंसर होगा आर्टिकल, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जो हैं वो भारत के संघ में शामिल हैं और किसी कीमत पर राज्य भारत से बाहर नहीं हो सकते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यह हुआ जब तक भारत का संविधान है तब तक राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में देश का नाम भी दिया हुआ है, भारत या इंडिया, ठीक है। दोनों एक ही देश, हमारा देश का नाम है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद के पास ये पावर है कि वो किसी नए राज्य की स्थापना करे या नए राज्यों को भारत में प्रवेश दिलाए। तो नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, ये कौन से राज्य होंगे? जो पहले से भारत में है वो नहीं, ये बिल्कुल नए होंगे। स्थापना की जाए या नए राज्यों का एडमिशन हो, नए राज्यों को प्रवेश दिलाया जाए, तो ठीक है। अब मानकर चलते हैं कि ये इंडिया है, एक क्षेत्र ऐसा है जो भारत के कब्जे में नहीं था, कुछ समय के बाद ये भारत के टेरिटरी में आ गया, भारत सरकार ने इस पे कब्जा किया, किसी तरीके से किया हो, समझौता के तहत किया हो, दूसरे देश के पास था, भारत के पास आ गया। अब उस परिस्थिति में ये एक राज्य अगर बना है और ये भारत में जुड़ा है, तो ये बाहर का कोई क्षेत्र था जो भारत के साथ जुड़ा, और ये अनुच्छेद 2 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 3 थोड़ा सा अलग है। ये क्या कहता है
कि इंडिया के अंदर का जो राज्य है, यानी भारत में पहले से जो राज्य है, उन्हीं राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, एक राज्य को दो भागों में बांट देना, एक राज्य के छोटे से हिस्से को दूसरे राज्य में मिला देना, ये सारा काम जो होगा संसद के द्वारा, ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। यानी भारत में पहले से जो राज्य हैं, उन राज्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुच्छेद 3, लेकिन भारत से बाहर कोई ऐसा क्षेत्र था जिसको पहले राज्य बनाया गया और फिर उसको भारत में शामिल किया गया, ये अनुच्छेद 2 के तहत। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा 2, इसका बी। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में है? ये होता है अनुच्छेद 169 में। आर्टिकल 169 में ऐसा होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड इन अ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश्ड फ्रॉम अ स्टेट। दिस इज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। 169 ऑप्शन 68 नहीं, 71 नहीं, 70 ई आंसर कोई नहीं इसमें से होगा। इसमें 169 ऑप्शन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 168 जो है ये कहता है राज्य की विधायिका के बारे में, राज्य की विधायिका, लेजिस्लेटिव ऑफ अ स्टेट, ठीक। और जब हम राज्य की विधायिका की बात करते हैं तो उसमें से विधानसभा एक हाउस, एक और एक विधान परिषद, दो प्रकार की हाउस होती है। विधान परिषद जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, विधानसभा को कहते हैं लोअर हाउस, इसको कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस उच्च सदन, उच्च सदन है, ये होता है विधान परिषद। यहां ध्यान रखना है भारत के सभी राज्यों में की जो विधायिका है वो दो हाउस वाली नहीं है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां की विधायिका दो हाउस वाली है, अधिकांश में एक ही हाउस है। विधान परिषद कहां कहां है? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, एक जम्मू कश्मीर में था लेकिन वो तो अब यूटी बन गया है, तो वहां तो कुछ है नहीं। तो इतने को आपको याद रखना है, जहां तक मेरी जानकारी है विधान परिषद इतने में है, ठीक है। ये होता है अनुच्छेद 168 राज्य की विधायिका के बारे में बताता है, 69 विधान परिषद की बात करता है, अनुच्छेद 170 विधानसभा की बात करता है, विधानसभा, विधानसभा। और अनुच्छेद 171 इस बात की बात करता है कि जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद जो होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन क्या होगा, उसमें सदस्य क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो संविधान सभा होती है किसी राज्य की है, उस विधान सभा के आकार से ही तय होता है विधान परिषद का आकार। मिनिमम विधान परिषद में 40 हो सकते हैं और अधिकतम जितनी विधानसभा की सीट होती है उसका 10% से अधिक इसमें विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात ये, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है। कई तरीके हैं, कैसे? इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं डालती है। टीचर जो उस राज्य के हैं जहां विधान परिषद का चुनाव होना है, टीचर, वो टीचर प्राइमरी नहीं माध्यमिक के होने चाहिए, मिडिल क्लास कम से कम, हायर वाले होंगे तो अच्छी बात है। टीचर हो गए वो। लोकल बॉडीज, पंचायत, नगरपालिका, इन सब के चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालेंगे। उस राज्य के ग्रेजुएट जो होंगे उनका नाम होता है विधान परिषद के चुनाव में, ग्रेजुएट किए हुए कुछ सामान्य नागरिक वो वोट डालते हैं। जो विधानसभा है, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए, वो कुछ वोट डालते हैं और कुछ सदस्यों को चुनते हैं। बाद बाकी इनके बाद जो बच गए उसको वहां का राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल के मनोनीत होने से है और तब जो है ये डाला जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये निकली कि विधान परिषद जो है इसमें
कुल 5 टाइप्स हैं, 5 प्रकार की चीजें पार्टिसिपेट करके तब विधान परिषद को एक तैयार करती है। टीचर, ग्रेजुएट, लोकल बॉडी, विधानसभा एमएलए और राज्यपाल, इतने होते हैं और इनसे मिलके तब जो है विधान परिषद का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हायर सदन कहते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आएगा ई, और आंसर इसका होगा अनुच्छेद 169, 169। जनगणमन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जनगणमन सबसे पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1911। ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, नारायण धर वहां पे उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उसी टाइम पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार जनगण मन को गाया गया था। 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये भी कलकत्ता में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष थे उस समय रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था, वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम सबसे पहली बार यही गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया गीत है ना, जिसको सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन जो है ये बनारस में हुआ, बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय 1905 का डेट आपको याद हो इतिहास में, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, है ना। अंग्रेजों ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, लेकिन मुस्लिम हिंदू के बेस पे उसको विभाजित किया गया था। उसी टाइम पर देश में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो बनारस अधिवेशन में ही इसकी चर्चा की गई थी 1905 में, बंग भंग आंदोलन को शुरुआत करने के ना, बंगाल विभाजन रद्द करो और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करो। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में 1905 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का 29 का हुआ सी। 30 क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्न में कौन सी जलवायु पाई जाती है? देखिए, कोपेन जो है इसके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण होता है ना, जलवायु का वर्गीकरण जो होता है ये 2 चीजों के आधार पे होता है। एक प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा की स्थिति है वो एक विशेष क्षेत्र में कितनी है पहला, और टेम्परेचर वहां के कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। इन दोनों के आधार पे पूरे भारत में कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो किया जाता है। इसमें 30 जो है इसका बेसिकली आंसर एएस बी, बी। ठीक है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, इसकी जलवायु जो है वो एएस टाइप की जलवायु बेसिकली पाई जाती है। गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? क्वेश्चन ये है, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। पहली बात तो ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा इसको कहा जाता है, खाने वाला सोडा। जब इसको हम हीट करेंगे ना, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब बात को समझिए, Na2CO3 ये तो हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा कहलाता है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, है ना। और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, एक तो सोडियम कार्बोनेट आ गया। तो कह रहा है कि क्या नहीं देता है, तो सोडियम कार्बोनेट तो देता है, वाटर भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है।
लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं देता है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी डी। डी उपयुक्त में से 1 से अधिक ये नहीं देता है। बाद बाकी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं देगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। 31। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं ये मैथ्स का क्वेश्चन है। यहीं तक का डिस्कशन था जीएस का। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग आते हैं जी, कॉमन पेपर का मैथ का क्वेश्चन है और लिखा है कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5,000 रुपये 5,082 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। पहली बात आपको पता होगा कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जी, तो 10 + 10 + 10 गुना 10 वटा क्या 100 काट देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, ये कितना साल के लिए आ गया, 2 वर्ष के लिए। और अगर यही 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 साल का आ गया 21, तो 21 + 21 + 21 गुना 21 वटा 100, तो 21 गुना 21 21 कितना हो गया 42, और 21 का स्क्वायर 441 दशमलव कितना अंक पर जाएगा जी, 2 अंक पर जाएगा। तो 42 + 4.41, हाँ हल कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 42 4 46.41%। अगर 2 वर्ष के लिए होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 21%, 4 वर्ष के लिए होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 46 कितना 41%, और आपके पास जो लिखा हुआ अंतर 5,082 रुपया, तो अंतर का तुलना अंतर से घटा देंगे। आपके पास 46.41 में से घटा दिए कितना 21%, तो 5 1 6 4 2 आपका 2 2 4 25.41%। पूछा क्या है, मूलधन राशि का मतलब मूलधन क्या हुआ, किससे गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। हाँ, और जब 100 से गुना कर दिए जी, यहां दशमलव हट गया, यहां कितना आ गया 100, यहां लगा दिए भागा 2 से, तो 2 पर कै जीरो 4 जीरो। आपका यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, और अगला क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 3/4, cot थीटा बराबर 3/4, cot थीटा बराबर क्या, आधार वटा क्या होता है लंब, 3 4, तो कर्ण का मान क्या होगा 5 होगा। कैसे, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर का √4 × 16 9 25 का वर्गमूल 5। और आपसे पूछा है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस क्या टैन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब वटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार वटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब वटा आधार, 4 3 7/5 माइनस ये आपके पास आ गया 4/3, तो 21 में से 20 गया, 21 - 20/15 का मतलब 1/15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 45 विद्यार्थी का औसत 66 पाए गए। 45 विद्यार्थी था जिसका औसत कितना था जी 66 था। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर क्रमशः 28 और 64 लिया गया, तो 6 2 8 8 4 12 128, 8 4 12 2 बाकी 1 6 2 8 1 9, अर्थात 128 के स्थान पर लिया है कितना 92 लिया है, कम लिया है। रियल में क्या होना चाहिए ज्यादा, और ज्यादा के लिए चिन्ह क्या प्लस, कितना ज्यादा 128 - 92 वटा कै संख्या 45 संख्या, ये 66 हो गया जी। 6 2 8 36/45, 9 5 45, 9 चौक 36, अर्थात 66 प्लस 25 40.8 बराबर 66.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम देखिए हल करते हैं। पहली बात जो ब्रैकेट का है वहां कहानी खत्म कर देते हैं जी। यहां पर लिखा हुआ है इसका पहले का गुना पहले होगा, यहीं पर हम क्वेश्चन भी लिखते जाते हैं। ये 26 25
भागा पहले काका क्रिया तो 15 चौक कितना हो गया 60 गुना, यहां पर आते हैं तो 4 भाग 5 गुना इतना का 9 में से 7 गया क्या बचा 2, ये ब्रैकेट बंद माइनस। अब इसका काम खत्म कर देते हैं, 9 पचे 45 तो 20/45, 5 चौक 20 और 5×45 4/9, ये हो गया 4/9। ये हल कर देते हैं यहां से, ये 25/60 गुना, इसका पहले क्रिया करेंगे तो क्या होगा आपके पास 4/5 गुना 2 माइनस 4/9। हल कर देते हैं यहां से, जो कट रहा है काट के हटा देते हैं यहां से। तो जब काटेंगे तो 5×5 = 25, यहां से 12×5 = 60, 4×3 = 12, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर 2/3 माइनस 4/9, 9×2 = 18 में से 12 गया 6/27, 3×2 = 6, 3×9 = 2/9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन पर है x + y। अब x + y = 2, अगर इसको 1/x + 1/y = 18/5, अगर इसको हल करते हैं जी तो एलसीएम हो गया xy, ए y + x = 18/5। तो x + y का मान क्या हो गया जी 2/xy = 18/5, 2×9 = 18, तो xy बराबर क्या होगा 5/9, xy बराबर 5/9 आ गया। अब पूछा x³ + y³ का मान, और आपके पास एक चीज लिखा हुआ है x + y = 2 लिखा हुआ है, हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। अगर दोनों साइड हम क्यूब करेंगे जी तो x³ + y, x + y का होल क्यूब बराबर क्या होता है x³ + y³ + 3xy इंटू x + y बराबर कितना हो गया 8। अब गौर करने वाली बात है, आपके पास सबका मान लिखा हुआ है जी, यहां से x इसका तो मान ही पूछ रहा है, x³ + y³ का मान पूछ रहा है +3, x इंटू वाई का मान कितना है 5/9, 5/9, और x + y का मान क्या लिखा हुआ है 2 बराबर क्या लिखा हुआ है 8। तो यहां से लिख सकते हैं x³ + y³ बराबर 3×3 = 9 कटेगा ये, यहां से 2 चौका 8 हल हो गया, और क्या 4×3 = 12 बटा कितना 5, तो 5×2 = 10, तो ऑप्शन में भी नहीं है, 3×3 सॉरी नहीं कटेगा जी, यहीं गलती हुआ है, ध्यान रखेंगे। कटेगा नहीं जी, माइनस जाएगा उधर जी, ध्यान रखेंगे यहां से क्यों माइनस जाएगा जो बताते। यहां से पहली बात तो 3×3 क्या हो गया 9, 8 माइनस क्या होगा 10/3, 8×3 = 24, 24 में से 10 गया क्या बच गया 14/3, 3 चौक 12, 4.2/3, ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 2 पुरुष 7 महिलाएं, देखें ध्यान देंगे, 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 28 दिनों में, जबकि 6 पुरुष 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में करती हैं। तो पूछा गया आपसे कि 7 पुरुष उस काम को मान लेते हैं कितना दिनों में x दिनों में करेंगे। तो पहली बात जो पहले हम मैन और वोमेन का हम रेशियो निकालेंगे, तो 28×2 मैन का और किसका वोमेन का, मैन है और वोमेन, ठीक है। तो यहां से 28×2 56 मैन में से 11 छक 66 गया, 10 मैन बचा। यहां से निकालते हैं जी 16 × 11 176 वोमेन में से 28 से तो 100 कितना गया 96, तो बच गया कितना 20 वोमेन बच गया। हाँ 10×2 = 20, अर्थात मैन और वोमेन के कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया जी 2:1 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि 7 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो या तो इस इक्वेशन से या तो इससे कहीं से बना सकते हैं। अगर यहां से बनाते हैं जी
तो 2 आदमी 7 औरत किसी काम को 28 दिनों में करते हैं तो 7 आदमी उस काम को x दिनों में करेंगे। अब केवल मान पुट कर देना है आपके पास। मैन का मान 2, तो यहाँ पर मैन का मान 2, वोमैन का 1, मैन का मान 2, तो ये 2 दूनी 4 और 4 और 7 कितना हो गया 11 गुना 28 बराबर 7 दूनी 14 गुना x, 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, ए है, और बी के वर्तमान आयु का अब से 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:9 होगा। कब से, अब से 6 वर्ष के बाद का मतलब अंतर कै साल का, 6 साल का। और जब अंतर 6 साल का तो यहां से हम करेंगे क्या, क्रॉस मेथड लगाएंगे। और जब क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 6 नमा 54 वाट 48, 54 में से 48 गया, क्या बचा 6, 9 8 72 और 9 7 63, 72 में से 63 गया, कितना आ गया आपके पास 9 3 12, कितना का अंतर आ गया जी 9 का। 7:8 है, 9 कहां से लिख दिए हम, ये 8 है जी, यहाँ पर 8 है जी। अब यहां से गौर करिए, 9 आपका 8 64 और 9 7 63, 64 में से 63 गया, क्या बचा 1। पूछा गया है आगे कहा यदि सी की वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है, अगर ए का मान निकालते हैं तो 7 से गुना, 7 चक कितना हो गया 42, ए का उम्र कितना साल आ गया 42 साल आ गया। और जब ए का उम्र 42 साल आ गया, अब कह रहा है सी की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक, अर्थात 42 प्लस 10 बराबर कितना 52, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है आपके पास 45082 के आगे कर रहा है क्या, अधिकतम और न्यूनतम मानों के वर्गों का योगफल ज्ञात करें और 3 से विभाजित है। और 3 से विभाजित होने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, सभी संख्याओं का योग किससे कटना चाहिए 3 से करना चाहिए। तो 5 4 9 8 17 2 19, अगर 19 आ गया, अगर के का मान 2 रखेंगे तो 19 2 21, 21 3 से क्या होगा कट जाएगा। अब मैक्सिमम मान रखने की बात आता है तो 5 4 9 8 17 2 19, अगर हम मैक्सिमम मान 9 रखते हैं तो 19 9 कितना हो गया 28, 28 3 से नहीं कटेगा जी। तो के का मान 9 तो नहीं रख पाएंगे, हम अगला क्या रखते हैं 8 रखते हैं। 5 4 9 8 17 2 19 8 कितना हो गया 27, 27 3 से क्या हो रहा है कट रहा है। अब आपसे कहा क्या, इसके वर्गों लिखा है न्यूनतम वर्गों का योगफल क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 8 8 64 और 4 कितना हो गया जी 68, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। ए त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर का और इसका शीर्ष जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। ये देखिए ये त्रिज्या है कितना का 5 सेंटीमीटर का। अब गौर करने वाली बात है, ये त्रिज्या अगर 5 है तो इधर वाला भी कितना होगा 5। तो वृत्त का, या तो आप वृत्त का व्यास कहें 10 या वर्ग का विकर्ण कहें क्या 10 कहेंगे। तो पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, क्या होता है विकर्ण का क्या स्क्वायर, बराबर 1/2 गुना 10 गुना 10, अर्थात 2 पच्चे 10 और 10 पच्चे 50, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, थैंक यू।